हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास शुरू होगी वो रीति काल में जो कवि थे उन लोगों की कुछ पंक्तियाँ दी गई थी। ठीक है, तो कुछ पंक्तियाँ हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में कुछ जो बचे हुए हैं कवि उनकी पंक्तियों को देखेंगे। इस तरह से हम लोग रीतिकाल को समाप्त करते हुए आधुनिक काल में पहुँचेंगे, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग भी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से हम प्रवेश कर जाएंगे द्विवेदी युग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले जो लोग इसके पहले वाले क्लास को नहीं देखें वो लोग देख सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में ये जो पहली पंक्ति है ये है, पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुपास। पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्य यू रहे आनंद ओप उजास। ठीक है, और यह जो पंक्ति है वो रीतिकाल के कवि की है बिहारी लाल की। ठीक है, अब रीति मुक्त कवि बिहारी लाल कौन से काल के कवि हैं? रीतिकाल के हैं, लेकिन रीति सिद्ध कवि कहे जाते हैं। अब रीति मुक्त कवि जो कि इसमें आएंगे शेख आलम है, घनानंद है, बोधा है, ये सब इसमें आएंगे। तो शेख आलम की ये पंक्ति पूछी जाती है कि कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटि छीन, कटी को कंचन काटि विधि कूचन मध्य धरी दीन। और यह जो पंक्ति है, कहा जाता है, ऐसा लिखा गया है कि जब ये शेख आलम ये शेख रंगरेजिन से प्रेम करते थे, इससे पहले की ये घटना है कि वो कुछ कपड़े दिए थे उनके पास रंगने के लिए। उसी के कोर में इन्होंने ये पंक्ति लिख के रखी थी, जो पहली वाली पंक्ति है कि कनक छुरी सी कामनी काहे को कटि छीन। और वैसे ही वो कपड़ा चला गया था उसके पास, और वो जब रंगने के लिए खोली तो उसमें देखी कि ये पहली वाली पंक्ति लिखी गई है, ये दूसरी वाली पंक्ति उसने लिखी, कटी को कंचन काटि विधि कूचन मध्य धरी दीन। ठीक है, ऐसा लिखा गया है। अब आगे की ये जो पंक्तियां हैं आप लोग देख लीजिएगा। और जो लास्ट ये 6 नंबर की पंक्ति है, ये भी पूछी जाती है कि दाने की न पानी की न आवे शुद्ध खाने की, यो गली महबूब की आराम खुश खाना है। ठीक है, अब देखते हैं घनानंद की कुछ पंक्तियाँ। घनानंद की पंक्ति है कि यो घन आनंद छावत भावत जान सजीवन और ते आवत। यो घन आनंद छावत भावत जान सजीवन और ते आवत, लोग है लागे कवित्व बनावत मोही तो मेरे कवित्व बनावत। अक्सर जब इनकी पंक्ति पूछी जाती है तो ये निचली वाली पंक्ति पूछी जाती है। ठीक है, ये वाली पंक्ति पूछी जाती है, ये वाली कि लोग है लागी कवित्व बनावत मोही तो मेरे कवित्व बनावत। यह पंक्ति किसकी है? तो याद रखिएगा, यह घनानंद की है। और ये भी पंक्ति पूछी गई है कि अति सुधो स्नेह कुमारगु है जहाँ नेकु सयान पे बांक नहीं। अति सुधो स्नेह कुमारगु है जहाँ नेकु सयान पे बांक नहीं, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति घनानंद की है। उसके बाद से एक और ये पंक्ति है, रावर रूप की रीति अनूप। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहार, ये भी पंक्ति पूछी जाती है। ठीक है, अभी आप लोग ये जो पंक्ति बची हुई है देख लीजिएगा, बाकी जो इम्पोर्टेंट थे मैं बता दी। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर ये जो पंक्ति है कि ही में जो आरती सुजारती उजारती है, मारती मरोरे जिया डारती कहाँ कहाँ। हिय में जो आरती सुजारती उजारती है, मारती मरोरे जिया डारती कहाँ कहो। और यह पंक्ति है घनानंद की। ठीक है, ऐसे अक्सर जो पंक्ति आती है, ये जो पंक्ति देख रहे हैं आप लोग, इसमें सुजान नाम देखते ही आप लोग जान सकते हैं कि ये घनानंद की पंक्ति है। बाकी आगे बढ़ते हैं, बोधा की पंक्तियाँ देखते हैं। बोधा की जो पंक्ति है कि अति खीन मृणाल के तारा हूँ ते नहीं ऊपर पावद आवन है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावन है। और यह कई बार पूछी गई पंक्ति है कि यह पंक्ति किसकी है। और कभी कभी इसमें अलंकार भी पूछा जाता है कि यह प्रेम को पंथ कराल
महातरवार की धार पे धावन हो, यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो निर्दर्शना अलंकार है। ठीक है। फिर एक और पंक्ति है यहाँ पे, एक सुभान के आनन पे कुर्बान, जहाँ लगी रूप जहाँ को, जान मिले तो जहाँ न मिले, नहीं जान मिले तो जहाँ न कहाँ को। यह भी पंक्ति बोधा की है। ठीक है। अब एक और पंक्ति यहाँ है, ये पूछी जाती है 4 नंबर वाली कि दाता कहा, सुर कहा, सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। और यह भी पंक्ति कई बार पूछी गई है, यह बोधा की पंक्ति है। अब ठाकुर की कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ। ठाकुर की पंक्ति है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहाना है। और ये लास्ट वाली पंक्ति देके पूछी जाती है कि लोग कबित की वो खेल करी जानो है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों पंक्तियाँ मिलती जुलती हैं। ये घनानंद की भी पंक्ति ऐसे ही है और ठाकुर की भी पंक्ति ऐसे ही है। ठीक है। तो इस पंक्ति को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लोग कबित की वो खेल करी जानो है, और यह पंक्ति है ठाकुर की। ठीक है। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गरुआनो है, और यह भी पंक्ति है ठाकुर की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव, और यह भी पंक्ति है ठाकुर की। इस तरह से हम लोगों ने ठाकुर रीतिकाल के जो कवि थे, आलम बोधा, ठाकुर बिहारी, घनानंद, इन लोगों की कुछ पंक्तियां हम लोगों ने देख लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे। अभी हम ये देखने वाले हैं कि रीतिकाल के जो कवि हैं उन लोगों ने कुछ नीतिकार जो रचनाएं की हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ एवं कवि। यहाँ नीति काव्य दी गई हैं कि रीतिकाल के प्रमुख नीतिकार निम्नलिखित हैं। अक्सर उधर हम लोग देखे हैं कि श्रृंगारिक रचनाएं ज़्यादातर लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर नीति काव्य लिखे गए हैं। या गिरधर कविराय, जिनका जन्म होता है 1722 में, ये स्फुट कुंडलियाँ लिखे हैं। सम्मन कवि का है, 1777 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और इन्होंने लिखा स्फुट दोहा, पिंगल काव्य भूषण। वैताल का है स्फुट कुंडलियाँ, यहाँ गिरधर कविराय ने भी स्फुट कुंडलियाँ लिखा है और वैताल ने भी स्फुट कुंडलियाँ लिखा है। अब दीनदयाल गिरी को देखते हैं, इनकी कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। दीनदयाल गिरी की है नीतिकार रचनाएं, अन्योक्ति कल्पद्रुम, अन्योक्ति कल्पद्रुम किसकी रचना है? दीनदयाल गिरी की। अनुराग बाग है 1831 में दीनदयाल गिरी की। वैराग्य दीने से 1849 की दीनदयाल गिरी की। विश्वनाथ रत्न है 1822 में दीनदयाल गिरी की। दृष्टांत तरंगड़ी की बात करें तो यह है दीनदयाल गिरी की, और इनकी कुछ रचनाएं हैं, ये आप लोग याद रखिए। ठीक है। अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ रत्न, दृष्टांत तरंगिणी, ये 4-5 रचनाएं दीनदयाल गिरी की हैं। ठीक है। दीनदयाल गिरी की हैं। ये कौन सी रचना है? ये नीतिकार रचनाएं हैं, नीति काव्य हैं। नीति, जैसे नीति के दोहे होते हैं वैसे ही नीति काव्य है। वैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी है। अब देखते हैं वीर काव्य, वो हो गया नीति काव्य, अब यहाँ हो गया वीर काव्य। श्रृंगारिक रचनाओं के अतिरिक्त ध्यान रखना है कि और भी रचनाएं थी जो कि नीति काव्य के नाम से और वीर काव्य के नाम से लिखी गई थी। रीतिकाल के प्रमुख प्रबंधात्मक वीर काव्य के रचनाकार निम्न हैं। यहाँ लाल कवि जो कि गोरेलाल, और वेरी इम्पोर्टेंट, यह कई बार पूछी गई है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो लाल कवि गोरेलाल की रचना है। और यदि पूछ दे कि लाल कवि जो गोरेलाल के नाम से प्रसिद्ध हैं किस काल के कवि हैं, तो ध्यान रखिएगा रीतिकाल के कवि हैं। और छत्र प्रकाश प्रबंधात्मक वीर काव्य है। ठीक है, प्रबंधात्मक वीर काव्य है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि छत्र प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? बुंदेली भाषा में लिखी गई है। ठीक है। सुदन की भी रचना पूछी जाती है, सुजान चरित्र, इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिए, इसमें से सबकी रचनाएं पूछी जाती हैं जो वीर काव्य रचनाएं हैं। सुदन की रचना है सुजान चरित्र, ये भी कई बार पूछी गई है। खुमान मान की है नृसिंह चरित्र, लक्ष्मण शतक, हमीर रासो जोधराज की है। ठीक है, ये अभी तक नहीं पूछी गई है खुमान मान की, लेकिन जोधराज की हमीर रासो। बांकीदास का है सूर छत्तीसी और वीर विनोद, जिसमें से सूर छत्तीसी पूछी गई है बांकीदास की। बाकी आप लोग क्या क्या याद रखेंगे? लाल कवि का है छत्र प्रकाश, सुदन का है सुजान चरित्र, जोधराज का है हमीर रासो, बांकीदास का है सूर छत्तीसी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने रीतिकाल को समाप्त कर लिया है।
अब भक्ति काल में जो संत काव्य थे उनके बारे में कुछ दिया गया है कि यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था। ये बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। दरिया साहब 1664 से लेकर 1780 तक इनका समय काल रहा। ये मूलतः बिहार के रहने वाले थे। दरिया साहब कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान दीपक और दरिया सागर, जिसमें से ज्ञान दीपक पूछा गया है। जगजीवन दास, इनका समय काल है 1670 से 1761, 1670 से 1761, और दादू दयाल के शिष्य थे। ये सतनामी के संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और पूछा जाता है कि सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जगजीवन दास। इतना आप लोग याद रखिएगा। जगजीवन दास के मुख्य शिष्य गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब थे। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है कि जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं। प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, जगजीवन दास की रचनाएं हैं जो कि सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। प्रथम ग्रंथ है इनका रचना ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अघ विनाश, चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तनकारी हैं ये। और चरणदास अपना गुरु सुखदेव मुनि को मानते हैं। चरणदास के गुरु कौन थे? सुखदेव मुनि। चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं हैं। प्रश्न कहीं से भी उठा सकता है। अब देखिए, चरणदासी संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं? 52 शाखाएं हैं। ये भी पूछ सकता है। इनके 52 शिष्यों ने स्थापित किए। 52 शिष्यों ने 52 शाखाओं के नाम से इसे स्थापित किया। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं अमरलोक, अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, मनवीकृतिकरण, गुटका सार, योग संदेह सागर, भक्ति पदार्थ। अब शिवनारायण ने शिवनारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। शिवनारायण ने संत दुखहरण दास को अपना गुरु स्वीकार किया। शिवनारायण के गुरु दुखहरण दास और चरणदास के गुरु सुखदेव मुनि। शिवनारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना गुरु अन्यास है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। गुरु अन्यास है सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना। किसका है? शिवनारायण का है। शिवनारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना गुरु अन्यास। गुरु अन्यास किसकी रचना है? शिवनारायण की। तुलसी साहब का मूल नाम श्यामराव था। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया। अब देखते हैं तुलसी साहब की कुछ रचनाएं। तुलसी साहब की प्रमुख रचनाएं हैं घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली और पद्मसार, जो कि अपूर्ण है। तुलसी साहब हाथरस वाले, ठीक है, तुलसी साहब हाथरस वाले, और इनकी रचना है रत्न सागर, ये ध्यान रखिएगा। और अन्य संत कवि हैं यहाँ पर दिया गया है। संत कवि ग्रंथ गुरु तेग बहादुर आदि ग्रंथ, जो कि गुरुमुखी लिपि में लिखी गई ये रचना है आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ किसकी रचना है? गुरु ग्रंथ साहब गुरु तेग बहादुर की है, ठीक है, गुरु तेग बहादुर की है आदि ग्रंथ रचना। आनंद घन का है आनंद घन 24 ही, आनंद घन 72 ही। 24 और 72 से याद कर लीजिए, 24 तियाँ 72, ठीक है, होता है ना तिया, ठीक है। तो यहाँ 24 ही है, यहाँ 72 ही है। किसका है? आनंद घन की है। अक्षर अनन्य क्या है? सिद्धांत बोध, जो कि पूछा गया है। ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश, ये इनकी सारी रचना इंपॉर्टेंट है अक्षर अनन्य की, ठीक है। सिद्धांत योग, सिद्धांत बोध, ज्ञान योग, सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग। सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश। अक्षर अनन्य की है अनन्य प्रकाश, ये तो याद हो जाएगा, अनन्य है अनन्य प्रकाश, ठीक है। सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध किसका है? अक्षर अनन्य का है। ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, ध्यान विज्ञान राज, ये भी है अक्षर अनन्य की, और विवेक दीपिका भी है, ठीक है। प्राणनाथ की रचनाएं है मार्फत सागर, कयामतनामा, सिद्धि भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुला, संबंध, खेल बात, सट ऋतु, कलश, राम ग्रंथ। मार्फत सागर याद रखिए और कयामतनामा, ठीक है। मार्फत सागर और कयामतनामा प्राणनाथ की है। मार्फत सागर और कयामतनामा प्राणनाथ की है, और ये रचना संत कवि की है, ठीक है। अब धरणीदास, धरणीदास की है प्रेम प्रकाश रत्नावली। धरणीदास की रचना है प्रेम प्रकाश और रत्नावली।
बुला साहब का है शब्द सागर। और दयाबाई सहजोबाई दोनों बहन थी। सहजोबाई की रचना है सहज प्रकाश। ठीक है। शिवदयाल स्वामी जी महाराज इनकी रचना है। गुरु तेग बहादुर सिंह सिखों के नवे गुरु थे, अक्सर पता होगा कई लोगों को। ठीक है। गुरु तेग बहादुर सिखों के नवे गुरु थे। अगर पूछे गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, 5वें नंबर के गुरु थे। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी और दोनों चचेरी बहनें थी। शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे। अब प्रेमाख्यानक काव्य देखते हैं। शेख निसार का मूल नाम गुलाम अशरफ था। पूछा जा सकता है, नए नए प्रश्न बन रहे हैं। शेख निसार का मूल नाम गुलाम अशरफ है। ये मुग़ल बादशाह आसफउद्दौला के समकालीन थे। मुग़ल बादशाह आसफउद्दौला के समकालीन थे। ये भी पूछा जा सकता है कि शेख निसार किसके समकालीन थे? तो आसफउद्दौला के, और उनका मूल नाम है गुलाम अशरफ। ठीक है, गुलाम अशरफ शेख निसार का मूल नाम है। अब आगे, शेख निसार ने सन 1790 ईस्वी में अवधी भाषा में इशुक जुलेखा नाम से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा। इसलिए शेख निसार इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यूसुफ जुलेखा नाम से जो प्रेमाख्यानक काव्य लिखा है वो है शेख निसार। ठीक है, इसलिए शेख निसार महत्वपूर्ण हैं कि इनका नाम है गुलाम अशरफ, मूल नाम, जो कि अक्सर सभी को पता नहीं होता है। ठीक है, तो यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? शेख निसार की। और किस सन में लिखी गई थी? 1790 में। और यह किस भाषा में है? अवधी भाषा में। यहाँ से 4 प्रश्न बन गए। ठीक है, अगर पूछे यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? शेख निसार की। यूसुफ जुलेखा किस सन की रचना है? 1790 की। और किस भाषा की रचना है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। सूरदास गुरदासपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। सूरदास ने सन 1657 ईस्वी में नल दमन प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की। और नल दमन किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। और यह सूरदास उस भक्ति काल वाले सूरदास के बारे में नहीं है, ये कुछ अलग है सूरदास। ठीक है, दुखहरण दास का मूल नाम मन मनोहर था। ये संत कवि मलुकदास के शिष्य थे। जो मलुकदास जिनकी रचना कई बार पूछी जाती है। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, तुखारन ने सन 1669 ईस्वी में पुहु पावती शीर्षक से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा। तो पुहु पावती ये रचना किसकी है? दुखहरण की है। दुखहरण की है पुहु पावती दुखहरण। ठीक है, अब देखते हैं अन्य सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक काव्य। केसी का है माधवानल नाटक, दामोदर का है माधवानल कथा, हंस का है चंद्रकुंवरी री बात, जनकुंज का है उषा चरित्र, चतुर्भुज दास का है मधुमालती। अब देखिए, मंझन की मधुमालती हम लोग पढ़े थे। ठीक है, मंझन की मधुमालती हम लोग देखे हैं, लेकिन यहाँ मधुमालती है 1780 की। चतुर्भुज दास की भी है। सेवाराम का है नल दमयंती चरित्र, जीवन दास नागर का है उषा अनिरुद्ध, मुरलीदास ने भी लिखा उषा अनिरुद्ध। केवल इनकी जो सन है, रचना ईस्वी है, ये अलग अलग है। ठीक है, और रामदास का भी है उषा अनिरुद्ध। अब आगे देखते हैं राम काव्य। रीतिकाल में रचित महत्वपूर्ण राम काव्य निम्नांकित हैं। इसमें राम काव्य भी लिखे गए थे। अब देखते हैं किसने क्या लिखा है। जानकी रसिक शरण ने लिखा है अवध सागर अष्टयाम प्रसंग। भगवंत राय खींची, जिनका हनुमत 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हनुमत 25 1760 की रचना है, और यह है भगवंत राय खींची की हनुमत 25। जनक राज किशोरी शरण की है। यहाँ देखिए नाम कुछ मिलता जुलता है, जानकी रसिक शरण और जनकराज किशोरी शरण। और जनकराज किशोरी शरण की है सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, सीताराम रस्ता रंगिड़ी, जानकी करुणा भरण, रघुवर करुणा भरण। नवल सिंह का है रामचंद्र विलास, आल्हा रामायण, आध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, रामायण सुमिरनी, मिथिला खंड। विश्वनाथ सिंह का है आनंद रघुनंदन नाटक। आनंद रघुनंद नाटक यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। विश्वनाथ सिंह का है आनंद रघुनंद नाटक। और रामचंद्र की सवारी। रामप्रिया शरण का है सीतायन, सीताराम प्रिया। और रसिक अली का है सट ऋतु पदावली होरी, अष्टयाम और मिथिला विहार। सूरज राम पंडित का है जैमिनी पुराण भाषा। सूरज राम पंडित का है जैमिनी पुराण
भाषा 1748। तो इसको याद रखिएगा, सूरज राम पंडित का है जैमिनी पुराण भाषा 1748। कृपानिवास का है भावना 25 समय प्रबंध माधुरी प्रकाश जानकी सहस्त्रनाम, यह किसकी रचना है? कृपानिवास का है। तो इसमें ये 2 याद रखिएगा, ठीक है। मधुसूदन का है रामाश्वमेध 1782। मधुसूदन का है रामाश्वमेध 1782 और जानकी शरण का है सियाराम रसमंजरी। आगे कुछ रचनाएं दी गई हैं। बाल अलीजू, इनकी रचना है नेह प्रकाश। गोकुलनाथ का है सीताराम गुड़ारव डबल अड़ है। गोकुलनाथ का है गुड़ारव 1813 ईस्वी। मनियार सिंह का है हनुमत 26। हनुमत 25 ऊपर देखें वह किसकी रचना थी? भगवंत राज खींची की। और यहाँ दिया है मनियार सिंह का हनुमत 26। सौंदर्य लहरी सुंदरकांड। ललुकदास का है सत्योपाख्यान। और मलुकदास की रचना कौन सी है? मलुकदास के हम देखें पंक्ति, और यहाँ ललुकदास है, यहाँ सत्योपाख्यान है। गणेश का है वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश और हनुमत 25। हनुमत 26 यहाँ, हनुमत 25 यहाँ। प्रेम सखी का है राम तथा सीता जी का नक्शिक। अब देखते हैं विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को कई विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं और यह पूछा जाता है। कृपानिवास ने 18वीं शती के अंतिम चरण में रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। प्रेम सखी का मूल नाम बक्सी हंसराज श्रीवास्तव था। प्रेम सखी का मूल नाम क्या है? बक्सी हंसराज श्रीवास्तव। अब राम काव्य देख लिए, अब कृष्ण काव्य देखते हैं कि रीतिकाल में कृष्ण काव्य भी लिखे गए हैं। रीतिकाल में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य और कवि निम्नांकित हैं। गुमान मिश्र का कृष्ण चंद्रिका 1781 और यह पूछा गया है, ठीक है। गुमान कवि का है कृष्ण चंद्रिका 1781 की रचना है और नैषध काव्य इन्होंने लिखा है और छंदाटवी भी इन्होंने ही लिखा है। ब्रजवासी दास का है ब्रजविलास 1770। कवि मंचित का है कृष्णायन सुरभिदान लीला। गुमान मिश्र ने हर्षकृत नैषध काव्य का अनुवाद ब्रजभाषा में किया। गुमान मिश्र ने हर्षचरित का जो नैषधीय चरितम है वो नैषध काव्य का अनुवाद ब्रजभाषा में किसने किया? गुमान मिश्र ने किया। और गुमान मिश्र ने कृष्ण चंद्रिका 1781 ईस्वी में लिखी। कहा जाता है कि जब भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, उसके प्रतिशोध कह ले या उसकी प्रतिस्पर्धा कह ले, उसकी प्रतिस्पर्धा में जो रीतिकाल के कवि हैं केशवदास, वो एक रात में, कहा जाता है कि एक रात में उन्होंने क्या लिखा है? रामचंद्रिका, ठीक है। और ये भी पढ़ने को मिला है कि रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में गुमान मिश्र ने कृष्ण चंद्रिका लिखा 1781 ईस्वी में। अब देखते हैं रीतिकाल में रचित मुक्तक शैली में रचित कृष्ण काव्य अग्रांकित हैं, यानी मुक्तक शैली में। अब देखते हैं मुक्तक शैली में लिखी रचनाएं किसने क्या लिखा है। रूप रसिक देव जो कि निम्बार्क संप्रदाय के थे, इनके गुरु हैं हरिव्यास देव। ये रूप रसिक देव ने क्या लिखा है? लीला विंशति 1730। हरिव्यास यशामृत, नित्य विहार पदावली, बृहदोत्सव मणिमाला। अब नागरीदास ने, जिनका नाम सावंत सिंह भी है, नेही नागरीदास जिनका एक और नाम है सावंत सिंह, इन्होंने लिखा है मनोरथ मंजरी। और मनोरथ मंजरी याद रखिएगा। मनोरथ मंजरी किसकी रचना है? नेही नागरी दास की। मनोरथ मंजरी 1723 ईस्वी। इश्क चमन जुगल रस माधुरी फाग विलास रास रसलता फाग बिहार 1751 ईस्वी। और लास्ट है रसिक रत्नावली, यह किसकी रचना है? नागरी दास की है। अलवेली अली जो कि विष्णु स्वामी संप्रदाय के हैं और इनके गुरु हैं बंसी अली। अलवेली अली की रचना है श्री स्त्रोत समय प्रबंध पदावली। चाचा हित वृंदावन दास जो कि बल्लभ संप्रदाय के हैं, इनकी रचना है लाड सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, कृपा अभिलाष बेली और भ्रमर गीत, ठीक है। भगवत रसिक जो कि सखी संप्रदाय के हैं, इनके गुरु हैं ललित मोहनी दास। और भगवत रसिक ने लिखा है अनन्य निश्चयात्मका ग्रंथ।
आगे कुछ कवियों ने लिखा है। वृंदावन देव ने, जो कि निम्बार्क संप्रदाय के हैं, और इन्होंने लिखा है निम्बार्क माधुरी कृष्णामृत गंगा। पीताम्बर दास, जो कि सखी संप्रदाय के हैं, इनके गुरु हैं रसिक दास। इन्होंने लिखा है केलीमाल की टीका, समय प्रबंध, सिद्धांत और रस की साखी, सिद्धांत और रस के पद। सुंदरी कुंवरी बाई, जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, इन्होंने लिखा है नेह निधि, संकेत युगल और भावना प्रकाश। प्रेम सखी, जो कि सखी संप्रदाय के हैं, और यह विजय सखी इनके गुरु हैं, इन्होंने लिखा है स्नेह सागर, विरह विलास, कृष्णजू की पाती, 12 मासा, विरह पत्रिका और फाग तरंगिणी। सहचरी शरण, जो कि सखी संप्रदाय के ये भी हैं, प्रेम सखी और सहचरी शरण दोनों सखी संप्रदाय के हैं, और इन्होंने लिखा है ललित प्रकाश। सरस मंत्रावली, सहचरी शरण ने लिखा है ललित प्रकाश और सरस मंत्रावली। कृष्णदास ने लिखा है माधुर्य लहरी 1796 ईस्वी। अब देखते हैं रत्न कुंवरी को। रत्न कुंवरी ने लिखा है प्रेम रत्न 1800 में प्रबंध काव्य। और ये याद रखिएगा, रत्न कुंवरी ने लिखा है प्रेम रत्न, जो कि 1800 का है, ये प्रबंध काव्य कहलाता है। दामोदर चौधरी, जो कि लिखते हैं उर्दाम प्रकाश। दामोदर चौधरी, इनका पूरा नाम है दामोदर चौधरी उर्दाम, और इन्होंने लिखा है उर्दाम प्रकाश, कुबरी की लोल, कान्हा की बंसी, मनमौज सागर और कोरदार बत्तीसी। वृंदावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे, जो कि रीतिकाल के कवि घनानंद हैं, उनके गुरु कौन है? वृंदावन देव घनानंद के गुरु थे। सुंदरी कुंवरी बाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी। उपपत्नी यानी दूसरी पत्नी थी सुंदरी कुंवरी बाई। रत्न कुंवरी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी। ये वही शिव प्रसाद सितारे हिंद जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे भारतेंदु युग में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद इनकी दादी थी रत्न कुंवरी बाई, और ये मिली हैं हम लोगों को रीतिकाल में। ठीक है, हास्य व्यंग अली मुहिम खां का है प्रीतम। अली मुहिम खां इनका नाम है प्रीतम। अली मुहिम खां प्रीतम ने खटमल बायसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी है। कब? रीतिकाल में। और यह याद रखिएगा, खटमल बायसी किसकी रचना है? अली मुहिम खां प्रीतम की। इस तरह से हम लोगों ने रीतिकाल को समाप्त कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आधुनिक काल की तरफ। आधुनिक काल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग, और जब भारतेंदु युग समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग भारतेंदु युग समाप्त कर लेंगे, द्विवेदी युग को हम लोग टच कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में एक और है चीज़ कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण काल के नाम से भी भारतेंदु युग को जाना जाता है, और कहा जाता है कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। इसमें सब कुछ लिखा गया, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था आधुनिक काल नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। रेनेसा नवजागरण या पुनर्जागरण। अब देखिए, पुनर्जागरण काल यहाँ है, इसको नवजागरण काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको नवजागरण काल भी कहा जाता है। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिसे सेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। 19वीं सदी में ये मिसे सेट ने किया था ये शब्द का प्रयोग, नवजागरण या पुनर्जागरण। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। भक्ति काल को नवजागरण कहा है और 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के 2 हिस्से किए हैं। एक लोक जागरण जो कि भक्ति आंदोलन है, और दूसरा है नवजागरण। लोक जागरण जो कि भक्ति आंदोलन है, और दूसरा है नवजागरण जो कि हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के नाम से इनको रखा है। ठीक है, लोक जागरण और नवजागरण। लोक जागरण और नवजागरण ये दोनों नाम किसने दिए? ये 2 हिस्से किसने किए? रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा ने लोक जागरण और नवजागरण नाम से 2 हिस्से किए हैं, जबकि लोक जागरण को इन्होंने भक्ति आंदोलन कहा और नवजागरण को हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल कहा। ठीक है,
रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। आइए देखते हैं आखिर वो क्या कहना चाहते हैं लोक जागरण को और नवजागरण को। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है। लोक जागरण क्या है? प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। सामंत विरोधी, जबकि आदिकाल में आप लोगों ने देखा है सामंत लोग ज़्यादा रहते थे और उसी का विरोध करते हुए मानवता को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने लोक जागरण काल नाम रखा है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। अब देखते हैं नवजागरण। यहाँ लोक जागरण की बात कही गई है, यहाँ पर नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर क्या है? साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी। लगभग ये मिलता जुलता है, यहाँ सामंत विरोधी है, यहाँ सामंतवाद विरोधी है। इसको और आगे बढ़ाया गया है नवजागरण काल में। लोक जागरण काल में इसका विरोध किया गया है और नवजागरण काल में कहा जाए तो इसको और आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुईं। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उसकी विचारधारा में प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। ठीक है, और यह कोटेशन इम्पोर्टेंट है और यह कहा है रामविलास शर्मा ने। जब 1857 की स्वाधीनता संग्राम आरंभ हुआ था उसके बाद से यह भारतेंदु युग, तो उसको धीरे धीरे हम उन लोगों ने जब ये पुनर्जागरण होता है, इसी से ये पुनर्जागरण नाम रखा गया है। जब सोए हुए लोग थे उन लोगों को जगाया गया, अपने देश के प्रति, अपने प्रति उन लोगों को जगाया गया और धीरे धीरे करते करते जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में यानी द्विवेदी युग में ये और पुष्ट हुई, यानी और यह अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि यह समृद्ध हो गई। ठीक है, यही बात यहाँ पर यह कह रहे हैं। और निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर यानी छायावाद आते आते ये बहुत ही दृढ़ हो चुकी थी, जो अभिरीति काल में एकदम सुस्त पड़ी हुई थी। ठीक है, डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। क्या कर रहे हैं? यह लिखते हैं कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्यिक विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ऐसा किसने कहा है? मैनेजर पांडे ने। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। पुनर्जागरण क्या है? दो जातियों की संस्कृतियों से टकराहट जो उत्पन्न होती है, वही उसी ऊर्जा को उन्होंने पुनर्जागरण नाम दिया है। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। जिस तरह से है ये पांडे सीरीज चल रही है, जब यह समाप्त हो जाए तो इसके बाद हम शुक्ल सीरीज चलाएंगे। शुक्ल जी की पुस्तक में बहुत सारे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम की दृष्टि से जब प्रश्न बनते हैं तो किसी गाइड या उससे नहीं बनते हैं, किसी बुक से ही, ऑथेंटिक बुक से ही प्रश्न उठाए जाते हैं। तो जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये रामचंद्र शुक्ल पढ़ना अति आवश्यक है। तो हम यही सोचे हैं कि उसको भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन उसको भी हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और यहाँ नाम आया, याद आया मुझे कैसे? रामस्वरूप चतुर्वेदी के नाम से। और उसके बाद से रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो पुस्तक है वो बहुत पतली है, उसमें भी बहुत से इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगातार आप लोग बने रहिए। आप लोग सोचेंगे कि हाँ थोड़ी देर की मेहनत से हम लोग बहुत कुछ सीख जाए, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के साथ नहीं होता है, ना मेरे साथ ना आपके साथ। जब हम लगातार बने रहेंगे किसी भी चीज़ पे तो हकीकत मानिए कि आप लोगों के अंदर जब 2-4 महीने बीतने के बाद ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव आने लगेगा। ठीक है,
अब आगे देखते हैं कि हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु काल का या भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। अब किसने क्या नाम रखा है भारतेंदु युग का, आइए देख लेते हैं। मिश्र बंधु, इन्होंने 1869 से 1888 ईस्वी तक माना है और इन्होंने कहा है वर्तमान काल। आधुनिक काल को क्या नाम दिया है, भारतेंदु युग को क्या नाम दिया है, वर्तमान काल। रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है नई धारा प्रथम उत्थान, और यह मोस्ट पूछा जाता है, ठीक है, कि नई धारा प्रथम उत्थान काल के नाम से या रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को किस नाम से माना है, किस नाम से अपने पुस्तक में नामकरण किया है, तो ध्यान रखिएगा नई धारा प्रथम उत्थान। और इसकी समय सीमा पूछी जाती है कि नई धारा प्रथम उत्थान का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक माना है, तो 1868 से 1893, 1868 से 1893, 68 से 93, ठीक है, 68 से 93 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है और यह मोस्ट है, इसको याद रखिए, ठीक है, 68 से 93 इसको रट लीजिए। और नई धारा प्रथम उत्थान नाम से भारतेंदु युग का इन्होंने नामकरण किया है। रामकुमार वर्मा 1870 से 1900 तक मानते हैं और इन्होंने आधुनिक काल कहा है। केसरी नारायण शुक्ल ने 1865 से 1900 तक माना है, जबकि रामविलास शर्मा 1857 से 1900 तक मानते हैं और इसे नव जागरण नाम देते हैं। इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामकरण किए हैं, जिनमें से ये सब पूछी जाती है। रामविलास शर्मा का पूछा जाता है कि भारतेंदु युग को इन्होंने कौन सा नाम दिया है, तो नवजागरण नाम दिया है। कब से कब तक, 1857 से 1900, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893, नई धारा प्रथम उत्थान। ये तो हो गया नामकरण। अब देखते हैं भारतेंदु पूर्व काव्य धारा, यानी जब भारतेंदु युग शुरू हुआ उसके पहले काव्य धारा क्या था। 1843 से 1867, ठीक है, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा 1843 से लेकर 1867। अब सन 1843 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। 1843 से लेकर 1867 भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नांकित हैं। रीवा नरेश रघुराज सिंह, ध्यान रखिएगा, इनकी रचना है राम स्वयंवर 1969 और रुक्मिणी परिणय, आनंदाम्बुनिधि, आगे कर लेते हैं, आनंदाम्बुनिधि, रामाष्टयाम, ये रचना रीवा नरेश रघुराज सिंह की है। रघुराज सिंह की रचना है राम स्वयंवर 1969, रुक्मिणी परिणय और आनंदाम्बुनिधि, ठीक है, ये 3 रचनाएं जरूर याद रखिए। रघुनाथ दास राम सनेही का है विश्राम सागर 1854, रघुनाथ दास राम सनेही का है विश्राम सागर 1854, और सरदार कवि का है राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण और तुलसी भूषण। तुलसी भूषण किसकी रचना है, सरदार कवि की है। तुलसी भूषण किसकी रचना है, सरदार कवि की है। ललित किशोरी, जिनका और नाम है कुंदन लाल, ये लिखते हैं स्फुट छंद। गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा है राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत और राम कथामृत। भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं निम्नांकित हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी गई हैं। सेवक लिखते हैं नखशिख, सरदार कवि ने लिखा है सटऋतु, साहित्य सरसी और श्रृंगार संग्रह, और चंद्रशेखर वाजपेयी में लिखा है नखशिख और हमीर रट, जिसमें से ये हमीर रट पूछा जाता है, और इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है हमीर हट 1845, चंद्रशेखर वाजपेयी हमीर हट 1845, और यह रचना पूछा जाता है कि ब्रजभाषा में रचित जो श्रृंगारिक रचनाएं हैं उसमें से हमीर हट पूछा जाता है। हमीर हट किसकी रचना है, चंद्रशेखर वाजपेयी की। मैंने कई बार रिपीट कर दिया, अब तक याद हो गया होगा। हमीर हट चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है 1845। अब देखते हैं भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण। ये रीति निरूपण है, और जो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं थी, ठीक है। इसमें रामदास, जिनका नाम राजकुमार भी है, इन्होंने लिखा है कवि कल्पद्रुम। रामदास का है कवि कल्पद्रुम 1844।
सेवक का है वाग्विलास, ये ध्यान रखिएगा, वाग्विलास। वाग्विलास सेवक का है। गोपाल चंद्र गिरधर दास भारती भूषण छंदोवर्णन। बैजनाथ द्विवेदी का है सीता रामाभरण मंजरी 1864 ईस्वी। राम रहस्य 1866 ईस्वी। वृत्तनी दोष कदम 1866 ईस्वी। वामा विलास 1866 ईस्वी। उद्दीपन श्रृंगार 1867 ईस्वी। अनुभव उल्लास 1867 ईस्वी। चित्राभरण 1867 ईस्वी। ठीक है, सीता रामाभरण मंजरी 1864 और चित्राभरण 1867। ये दो रचनाएं इंपॉर्टेंट है बैजनाथ द्विवेदी की। अब देखते हैं आगे। लक्ष्मीराम जिनका नाम है ब्रह्मभट्ट, इनकी रचना है मानसिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु। अब हम लोग देखे हैं कि कैसे कैसे भारतेंदु युग में रचनाएं रची गई भारतेंदु पूर्व। अब भारतेंदु और उनका मंडल देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त यहाँ पर दिया गया है। इनका जन्म होता है 1850 और मृत्यु होता है 1885 में, और ये 35 वर्ष की अवस्था में इतनी सारी रचनाएं रची हैं। इनका जन्म होता है काशी में और इनके पिता हैं गोपाल चंद। जन्म होता है काशी में, इनके पिता हैं गोपाल चंद। गुरु हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि हम लोगों ने आगे देखा है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी का नाम क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि ये पता चले कि आप लोगों का ध्यान यहाँ पर है या नहीं। ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी का नाम वहाँ दिया गया था रत्न कुंवरी बाई, और इनको भारतेंदु का उपाधि दिया गया है क्योंकि इनका नाम हरिश्चंद्र था और इनको बाद में भारतेंदु के उपाधि से इनको नवाजा गया। और इनका उपनाम है रसा। रसा उपनाम से ये कुछ रचनाएं रचते थे, और यह पूछा गया है कि भारतेंदु ने किस उपनाम से रचनाएं किए हैं, तो रसा उपनाम से रचनाएं किए हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। समस्त रचनाएं हैं 175 और काव्य ग्रंथ हैं 70, और इनके काव्य संग्रह निम्नांकित हैं। इससे पहले एक और प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद अंग्रेजी के गुरु हैं, जबकि हिंदी के गुरु इनके हैं ईश्वर दत्त, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ईश्वर दत्त हैं हिंदी के गुरु और अंग्रेजी के गुरु हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। उर्दू के गुरु इनका लिखा गया है ताज अली। 3 गुरु इनके थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के 3 गुरु थे, जो कि शिव प्रसाद सितारे हिंद अंग्रेजी के गुरु थे, ईश्वर दत्त हिंदी के गुरु थे और ताज अली उर्दू के गुरु थे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ इनकी जो रचना है उसको देखते हैं। इनकी रचना है भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका। इतनी सारी रचनाएं हैं, लेकिन इसको कई बार पढ़ने के बाद भी आप लोग इसको कर पाएंगे। भक्ति सर्वस्व टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। प्रेम मालिका कार्तिक स्नान वैशाख महात्म्य, यह भी पूछा गया था। प्रेम सरोवर प्रेमाश्रु वर्णन, जैन कुतूहल प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग उत्तरार्ध भक्तमाल। उत्तरार्ध भक्तमाल, अब बात करें उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। बात करें भक्तमाल की, भक्तमाल किसकी रचना है, आप लोग बताइएगा भक्तमाल किसकी रचना है। और प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद और सतसई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भक्तमाल किसकी रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भक्तमाल, कई बार पूछा जाता है। नाभादास की रचना है भक्तमाल। ठीक है, वर्षा विनोद विनय प्रेम 50, फूलों का गुच्छा। यह पूछा जाता है कि फूलों का गुच्छा, या ऐसे नहीं पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना खड़ी बोली में लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखी गई है। प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित्र, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनोअंजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग देवी छद्मलीला, प्रातः स्मरण, मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्मलीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुँह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन, बकरी बिलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार सुभागमन वर्णन,
भारत भिक्षा श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, मानसोपायन, प्रातः स्मरण स्रोत, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणुगीति, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, यह पूछा गया है टीजीटी में। अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्त्रोत, श्री रामलीला, भीष्मस्तवराज, मान लीला फूल बुझौल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगति, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। ठीक है, अब कुछ डिटेल्स यहाँ दिया गया है कि भारतेंदुकृत विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। और यह पूछा जाता है कि मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई रचना कौन सी है जो भारतेंदु जी द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, वो रचना है विजयनी विजय वैजयंती। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद, नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। तदीय सर्वस्व इम्पोर्टेंट है, तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती। यह भी पूछा जाता है कि किसका अनुवाद किस नाम से किया है। तो नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व नाम से और सांडिल्य भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं। पैरोडी शैली किसमें मिलता है? भारतेंदु के रचनाओं में। स्यापा शैली भारतेंदु की रचना में, गाली शैली और लावनी शैली, ये चारों शैलियाँ किसकी रचना में मिलती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में देखने को मिलती है। अब यहाँ दिया गया है कुछ कविताएं हैं भारतेंदु द्वारा कृत और उसकी शैली है। बंदर सभा है पैरोडी शैली में, मोस्ट लगा लीजिए, ये पूछा जाता है। बंदर सभा पैरोडी शैली में, उर्दू का स्यापा शैली में, समधिन मधुमास गाली शैली में, नए जमाने की मुकरी शैली में, प्रातः समीरन प्यार और वर्षा विनोद लावनी। यह सारी रचनाएं पूछी जाती है कि कौन सी, मिलाने के लिए भी पूछा जाता है और एक करके भी पूछा जाता है कि यह रचना या यह कविता किस शैली में लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए इसको बार बार पढ़िए। बंदर सभा पैरोडी शैली, उर्दू का स्यापा शैली, समधिन मधुमास गाली, नए जमाने की मुकरी शैली, प्रातः समीरन प्यार शैली, वर्षा विनोद लावनी शैली। ठीक है, रानी छद्मलीला, तन्मय लीला और देवी छद्मलीला, ये हम तीनों रचना देखे हैं अभी ऊपर कि रानी छद्मलीला, तन्मय लीला और देवी छद्मलीला यह प्रबंध गीति है। प्रबंध गीति शैली में है ये तीनों। ठीक है, प्रबंध गीति शैली में है ये तीनों। विजयनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा निबंध काव्य है। ये दोनों क्या है? निबंध काव्य। और हिंदी भाषा पूछा गया है कि हिंदी भाषा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, मैंने इसको गोल करके रखा है, यह पूछा जाता है, मोस्ट है। हिंदी भाषा किसकी रचना है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है, जो कि मैंने ऊपर अभी आप लोगों को बताया है। फूलों का गुच्छा जो कविता है यह किस बोली में है? खड़ी बोली में है। अब देखते हैं भारतेंदु मंडल के अन्य कवि और कालक्रमानुसार। ठीक है, भारतेंदु मंडल के अन्य कवि कालक्रमानुसार निम्न हैं। कवि इधर दिया गया है और इधर उनकी रचनाएं दी गई हैं। बद्री नारायण चौधरी 1855 से लेकर 1923 तक इनका है समय। इन्होंने लिखा है, यह याद करने योग्य है और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद करिए। बद्री नारायण चौधरी, जीर्ण जनपद, दुर्दशा दत्तापुर। जीर्ण जनपद को दुर्दशा दत्तापुर नाम से भी रखा इन्होंने। यह जीर्ण जनपद किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी की। और इन लोगों की ये जो जन्म है, इन लोगों का ये भी पूछा जाता है। 1855 में बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र 1856, ठाकुर जगमोहन 1857, अंबिका दत्त व्यास 1858 और राधा कृष्ण दास 1865। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, नहीं होगा।
1865। अब देखते हैं इनकी रचनाएं। बद्रीनाथ चौधरी की रचना है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, साहित्य लहरी। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, साहित्य लहरी, ब्रिजचंद पंचक, सूर्य स्त्रोत। यह रचना है बद्रीनारायण चौधरी की। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, यह प्रताप नारायण मिश्र की है। इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रचनाएं हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, यह है प्रताप नारायण मिश्र की। और ठाकुर जगमोहन की रचना है प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886। ठाकुर जगमोहन सिंह की है प्रेम संपत्ति लता। ठाकुर जगमोहन सिंह की है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, यह ठाकुर जगमोहन सिंह की है। और अंबिका दत्त व्यास की देखते हैं। अंबिका दत्त व्यास की रचना है पावस 50 1886, सुकवि सत्सई 1887, हो होरी, यह रचना है अंबिका दत्त व्यास की, हो होरी, ठीक है, 1891 की। पावस 50, सुकवि सत्सई, हो होरी, अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अब राधा कृष्ण दास की रचना है भारत बारहमासा और देश दशा। राधा कृष्ण दास की रचना है भारत बारहमासा और देश दशा। यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, इनको क्रम से सजाने के लिए देता है, तो ध्यान रखिए। सबसे बड़े हैं बद्री नारायण चौधरी। हम इधर कुछ ट्रिक लिखे हैं। बद्री प्रताप ठाकुर की अंबिका राधा है। बद्री प्रताप ठाकुर की अंबिका राधा है। कहने का मतलब है बद्री प्रताप ठाकुर की अंबिका राधा है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन पहले आएंगे, प्रताप नारायण मिश्र आएंगे, उसके बाद से ठाकुर जगमोहन सिंह, उसके बाद से अंबिका दत्त व्यास, उसके बाद से राधा कृष्णदास। इस तरह से मैंने इसको ट्रिक बना के लिखा है कि बद्री प्रताप ठाकुर की अंबिका राधा है, बद्री प्रताप ठाकुर की अंबिका राधा है। कई बार पूछा गया है कि इनको क्रम से सजाइए। यह भारतेंदु के कवि हैं, ठीक है। अब है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते हैं। यहाँ हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है कि बद्री नारायण चौधरी उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे और ऑप्शन में दे दिया जाता है रसा, अब्र, ये सब नाम, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से रचनाएं लिखते थे, जबकि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र उपनाम से लिखते थे, ठीक है। रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र उपनाम से। अगर याद ना हो तो बद्री नारायण चौधरी में ब दिया है और अब्र में भी ब दिया है और भारतेंदु में ब नहीं है और रसा में भी ब नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप लोग किसी भी तरह से दिमाग लगा के इसको याद करिए, लेकिन ये पूछा जाता है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र उपनाम से रचनाएं लिखते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। और यह बहुत ही चर्चित बात है कि प्रेमघन ने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने जब दादा भाई नौरोजी विलायत गए थे वहाँ पर इनको काला कहा गया था। काला कहे जाने पर इन्होंने बहुत ही क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्रायः मिलता है। यति गति ये सब छंद जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे यति गति, ठीक है। वही बात कहा जा रहा है कि प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्रायः मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पूछा गया है मयंक महिमा खड़ी बोली में रचना की गई है, मयंक महिमा प्रेमघन द्वारा, ठीक है। और यदि बात करें कि खड़ी बोली में रचित रचना भारतेंदु जी ने किस नाम से की है, तो किस नाम से की है? प्रेम फुलवारी, यही कुछ था ना। खड़ी बोली में कौन सी रचना की है? फूलों का गुच्छा, सॉरी, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और मयंक महिमा खड़ी बोली में प्रेमघन ने। फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और मयंक महिमा खड़ी बोली में प्रेमघन ने। ठीक है, अगर ऐसी रचनाएं आ जाए तो आप लोग इसको आपस में कनेक्ट करके याद करिएगा, क्योंकि यही मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, खड़ी बोली में फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा और खड़ी बोली में मयंक महिमा प्रेमघन द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र की जो कविताएं हैं उसको प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा तृप्यंताम बुढ़ापा हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। तो ये जो 4 मोस्ट कविताएं हैं इसको याद रखिएगा। हर गंगा तृप्यंताम बुढ़ापा हिंदी की हिमायत, हर गंगा तृप्यंताम बुढ़ापा हिंदी की हिमायत, यह प्रताप नारायण मिश्र की कविता है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। कालिदास की जो रचना है ऋतु संहार और मेघदूत, इनका अनुवाद किया है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धिनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। सुकवि की उपाधि किसको दी गई है? अंबिका दत्त व्यास को दी गई है। और यह इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जाता है, पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखी गई है। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसबद्ध, जो कि अपूर्ण है, शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की है। अब देखिए, खड़ी बोली में हम लोगों को 3 रचनाएं मिल गई। फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उसके बाद से भारतेंदु हरिश्चंद्र का हम लोगों ने देखा फूलों का गुच्छा। मयंक महिमा था, हाँ मयंक महिमा है खड़ी बोली में प्रताप नारायण प्रेमघन की, मयंक महिमा है प्रेमघन की खड़ी बोली में, और कंसबद्ध है अंबिका दत्त व्यास की खड़ी बोली में। फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, मयंक महिमा प्रेमघन का, कंसबद्ध अंबिका दत्त व्यास का, ये तीनों रचनाएं खड़ी बोली में है। ठीक है, मयंक महिमा प्रेमघन का, कंसबद्ध अंबिका दत्त व्यास का, और फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, अब तक सब लोगों को याद हो गया होगा। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में की। देखिए, इनकी 2 रचनाएं खड़ी बोली में हैं। दशरथ विलाप भी इन्होंने लिखा है खड़ी बोली में, और दशरथ विलाप से एक और रचना याद आ गई होगी आप लोगों को, बकरी विलाप। बकरी विलाप किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। दशरथ विलाप किसकी रचना है? बकरी विलाप है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और दशरथ विलाप है अंबिका दत्त व्यास की। और अंबिका दत्त व्यास ने 2 रचनाएं लिखी हैं खड़ी बोली में, कंसबद्ध और दशरथ विलाप, जो कि कंसबद्ध अपूर्ण है। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास की, प्रेमघन की और भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हम लोगों ने तीनों की रचनाएं खड़ी बोली में देख लिए हैं। अब राधा कृष्ण दास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। ठीक है, भारतेंदु काल के अन्य कवि अग्रांकित हैं। भारतेंदु काल के अन्य कवि अग्रांकित हैं, और इधर कवि दिया गया, इधर उनकी रचनाएं दी गई हैं। नवनीत चतुर्वेदी का है कुब्जा 25, गोविंद गिल्ला भाई का है श्रृंगार सरोजनी, पायवस पयोनिधि, राधा मुख, खोड़सी, खट ऋतु नीति विनोद, ये सब गोविंद गिल्ला भाई का है। इसमें से आप लोग नवनीत चतुर्वेदी का कुब्जा 25 याद रखिएगा, और गोविंद गिल्ला भाई का पावस पयोनिधि। दिवाकर भट्ट का है नक्सिक 1884 ईस्वी, और नवोढ़ा रत्न है 1888 ईस्वी। रामकृष्ण वर्मा बलवीर का है बलवीर 50, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे का है प्यारे प्रमोद, रावकृष्ण देव सिंह शरण सिंह गोप का है प्रेम संदेशा, दुर्गा दत्त व्यास का है अधमोद्धार शतक, ये याद रखिएगा। राधा चरण गोस्वामी का है नवभक्तमाल। ठीक है, गुलाब सिंह का है प्रेम सतसई, नवभक्तमाल और प्रेम सतसई। अधमोद्धार शतक है 1872 की रचना, और राधा चरण गोस्वामी का है नवभक्तमाल। अब बात करते हैं भक्तमाल की। यहाँ नवभक्तमाल है राधा चरण गोस्वामी की, और भक्तमाल किसकी रचना है? अभी हम ऊपर आप लोगों को बताए हैं भक्तमाल किसकी रचना है, ये बताना है आप लोगों को। और नवभक्तमाल रचना है राधा चरण गोस्वामी की। ठीक है, अब देखते हैं भारतेंदु युगीन प्रमुख
समस्या पूर्ति संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देखते हैं कवि हैं इधर और समस्या पूर्ति संग्रह है, यानी कहने का मतलब है समस्या पूर्ति कविताएं, समस्या पूर्ति रचनाएं किस काल में लिखी जाती थी? भारतेंदु युग में लिखी जाती थी। और किस कवि ने किस नाम से समस्या पूर्ति रचनाएं लिखी है, और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो दुर्गादत्त व्यास ने लिखा है समस्या पूर्ति प्रकाश। समस्या पूर्ति प्रकाश नाम से दुर्गादत्त व्यास ने लिखा है समस्या पूर्ति प्रकाश। अंबिकादत्त व्यास ने लिखा है समस्या पूर्ति सर्वस्व। गोविंद गिल्ला भाई ने लिखा है समस्या पूर्ति प्रदीप। गंगाधर द्विज गंग ने लिखा है समस्या प्रकाश। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह ने लिखा है पंचरत्न। दुर्गादत्त व्यास का है समस्या पूर्ति प्रकाश। अंबिकादत्त व्यास का है समस्या पूर्ति सर्वस्व। और गोविंद गिल्ला भाई का है समस्या पूर्ति प्रदीप। यहाँ तक तीनों में समस्या पूर्ति दिया है, तो आप एक शब्द को पकड़कर याद कर सकते हैं। दुर्गादत्त व्यास का है प्रकाश, दुर्गादत्त व्यास का है प्रकाश, अंबिकादत्त का है सर्वस्व। दुर्गादत्त का है प्रकाश, अंबिकादत्त का है सर्वस्व और गोविंद का है प्रदीप, गोविंद का है प्रदीप। अब यहाँ थोड़ा अलग है, गंगाधर द्विजगंग का है समस्या प्रकाश, समस्या प्रकाश गंगाधर द्विजगंग का है। और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का है पंचरत्न, नर्मदेश्वर पंचरत्न। अब आगे देखते हैं इस युग के कवियों की कुछ पंक्तियां हैं। भारतेंदु युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, नीचे दी गई हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। ये कुछ पंक्तियां हैं, इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है, कई बार पूछा गया है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। और यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, यह जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। फिर एक ये पंक्ति पूछी जाती है कि कहाँ करुणानिधि के सब सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए, भारतवासी रोए। और यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कहाँ करुणानिधि के सब सोए, भगवान को कर रहे हैं कि हे करुणानिधि आप कहाँ सोए हैं, जागिए, देखिए भारतवासियों की क्या दशा हो गई है। जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। बाकी ये सब पंक्तियाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। ये पंक्ति देखिए, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। और यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। फिर यहाँ है मुँह जब लागे तब नहीं छूटे। देखिए ये पंक्ति, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान सब धन कुछ लूटे। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। और यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कह रहे हैं मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान सब धन कुछ लूटे। इसके वजह से जब मुँह लग जाता है वो छूटता नहीं है, उसकी वजह से जाति मान धन सब कुछ लूट जाता है। पागल कर मोहि करे खराब, और उसे पागल भी कर देता है, खराब भी कर देता है। वह क्या है, क्यों सखी सज्जन, तो वो का आगे वाला जवाब देता है नहीं शराब। ठीक है, सज्जन नहीं शराब। फिर यहाँ है भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। यानी अंग्रेज के बारे में इन्होंने लिखा है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से। और भारतीयों को पता नहीं लग रहा था, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। ये भी पंक्ति मशहूर है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अब आगे देखते हैं, ये पंक्ति है रोवहूँ सब मिली भारत, रोवहूँ सब मिली आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देख नहीं जाई। यह भी पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। और यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब देखते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की। ठीक है, एक बार और यहाँ रिपीट कर देते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो खड़ी बोली में रचित रचना है वो कौन सी है? फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। ठीक है, अब देखते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की।
बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की जो खड़ी बोली में रचित रचना है वो क्या है? मयंक महिमा। मयंक महिमा बार बार रिपीट करने से ही कोई चीज़ याद होगा। यहाँ उनकी जो पंक्ति दी गई है, निर्धन दिन दिन होत है, भारत हुआ सब भांति, ताहि बचाई न को सकत निज भुज बुद्धि बल कांति। यह पंक्ति है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की। और यह जो पंक्ति है 5 नंबर की, कई बार पूछी गई है। बगिया न बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाई ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाई ना, घन प्रेम बढ़ाई के प्रेम अहो बिथा बारी वृथा बरसाई ना, चित चैत की चादनी चाह भरी चर्चा चली वे की चलाई ना। लेकिन ये 2 पंक्ति नहीं पूछी जाती, यही पूछे, क्योंकि यहाँ पर घन प्रेम से आप लोग पकड़ सकते हैं और ये 2 पंक्ति देकर पूछी जाती है कि यह पंक्ति किसकी है। तो याद करिए, ये प्रेमघन की पंक्ति है। बगिया न बसंत बसेरो कियो, यह प्रेमघन की पंक्ति है। और यह पूछी जाती है कि धन्य भूमि भारत, सब रत्नन की उपजावनी, यह पंक्ति है प्रेमघन की। ठीक है, अब देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र की कुछ पंक्तियाँ। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है, चहु साचहु निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और यह पूछा गया है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। ठीक है, अब यह पंक्ति एक और है कि पढ़ी कमाए किन्हो कहा करे हरे देश कलेश, पढ़ी कमाए किन्हो कहा हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। और यह पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की। अब आगे देखते हैं, नोन तेल लकड़ी घासहूँ, नोन तेल लकड़ी घासहूँ, पर टिक्स लगे जहाँ। टिक्स का मतलब टैक्स, टैक्स की बात हो रही है। चना चिरौंजी मोल मिले, जहाँ दीन प्रजा कहाँ। ठीक है, और एक और पंक्ति है, कौन करे जो नहीं कसकत, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। और ये लास्ट वाली पंक्ति भी मोस्ट है, विधवा बिलपय नित धेनु कटे, को लागत हाय गुहार नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की कुछ पंक्तियां देखते हैं। इनकी जो पंक्ति है ठाकुर जगमोहन सिंह की, ये पहली पंक्ति इम्पोर्टेंट है। अब यूं उर आवत है सजनी, अब यूं उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लग के छतिया, मन की करी भांति अनेकन और मिलकी जियरी रस की बतियाँ। हम हारी अरी करी उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियाँ, जगमोहन मोहनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतिया। और ऊपर की 2 पंक्तियाँ देकर पूछी जाती है कि यह पंक्ति किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह की है। ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रेमिका है श्यामा। अब ये लास्ट की पंक्ति देख लेते हैं कि कुलकानी तजी गुरु लोगन में बसिके, सब बैन कुबैन सहा, सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहाँ। और यह भी पंक्ति इनकी ही है। अब देखते हैं सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन, खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। किसने? सबसे पहले अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। खड़ी बोली आंदोलन से शुरू होता है 1888 में। ठीक है, अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन, खड़ी बोली आंदोलन किसका है? अयोध्या प्रसाद खत्री का। ध्यान रखिएगा, इन्होंने ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया था। आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया था कि ब्रजभाषा और अवधी में जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं रखी जाएंगी। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1889 ईस्वी शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया। याद रखिए, अयोध्या प्रसाद खत्री का नाम खड़ी बोली से संबंधित रचना है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई हैं, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। आधुनिक काल में यहाँ तो 4 ही स्टाइल दिख रहा है,
5 स्टाइल हैं, मौलवी, मुंशी, पंडित और मास्टर, 4 स्टाइल हैं। आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले स्वर्गीय पंडित सरजू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पदबद्ध भाषा अनुवाद में किया था। इस तरह से हम लोगों ने आधुनिक काल का जो भारतेंदु युग है उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब द्विवेदी युग में हम लोग जा चुके हैं। ठीक है, द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल, जबकि हम लोगों ने भारतेंदु युग का एक और नाम देखा है पुनर्जागरण काल। और यहाँ जागरण सुधार काल नाम किसने दिया है, आइए देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया और इसकी समयावधि इन्होंने रखा है 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। तो आपसे पूछा जाए कि जागरण सुधार काल नाम किसने दिया है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान के नाम से अभिहित किया है। और यहाँ पर द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा इनका समयावधि रखा है 1893 से 1918 ईस्वी तक, जबकि भारतेंदु युग जो कि नई धारा प्रथम उत्थान है उसका समय सीमा इन्होंने रखा है 1868 से 1893। ठीक है, यह पूछा जाता है। अब देखते हैं उधर भारतेंदु मंडल के कवियों को हम लोगों ने देखा, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास और एक कौन थे, मैंने जो ट्रिक बताया था। अब यहाँ द्विवेदी मंडल के कवियों को कालक्रमानुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक, इनका जो समय है 1859 से लेकर 1928 ईस्वी। ठीक है, 1928 ईस्वी। इन्होंने खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि इनको कहा गया है, श्रीधर पाठक को। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना सन 1904 ईस्वी में की। ब्रजभाषा में किया इन्होंने कश्मीर सुषमा नाम से रचना 1904 में। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ निम्नांकित हैं। इधर उनकी कुछ रचनाएं हैं और जो मूल रचना है उसका इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है। तो गडेरिये और दार्शनिक, गडेरिये और दार्शनिक नाम से इन्होंने अनुवाद किया है और यह रचना है शेफर्ड एंड फिलोसफर, जो कि ग्रे द्वारा रचित है। ग्रे द्वारा रचित रचना शेफर्ड एंड फिलोसफर, इसका अनुवाद श्रीधर पाठक ने गडेरिये और दार्शनिक नाम से किया है। एकांतवासी योगी, जो कि हर्मिट का अनुवाद है। एकांतवासी योगी जो कि हर्मिट का अनुवाद है और हर्मिट के रचनाकार हैं गोल्ड स्मिथ। ठीक है, उजड़ ग्राम डिटर्जेंट विलेज, विलेज यानी गांव होता है, ग्राम यानी गांव होता है, तो डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद इन्होंने उजड़ ग्राम नाम से किया। यह भी गोल्ड स्मिथ की रचना है। ये तीनों रचनाएं गोल्ड स्मिथ की है। और ट्रेवलर श्रांत पथिक नाम से किया है, ट्रेवलर का अनुवाद ये भी गोल्ड स्मिथ की रचना है। और श्रांत पथिक, पथिक यानी पथ पर चलने वाला, ट्रेवलर यानी ट्रेवल करने वाला। जो भी हो, ऐसे आप लोग कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। श्रांत पथिक ट्रेवलर का अनुवाद, डिटर्जेंट विलेज एक उजड़ ग्राम का अनुवाद, डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम, ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक, ये दोनों तो याद हो जाएंगे। हर्मिट का एकांतवासी योगी, हर्मिट का एकांतवासी योगी, कहने का मतलब ये है कि एकांतवासी योगी हर्मिट माने हर चीज़ को मिटा देने वाला, योगी हर चीज़ को मिटा देने वाला, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। हर्मिट एकांतवासी योगी। ठीक है, एकांतवासी योगी। और शेफर्ड एंड फिलोसफर, फिलोसफर यानी दार्शनिक, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ऋतु संहार का ऋतु संहार नाम से। अब यहाँ ये पूछा जाता है किसका अनुवाद क्या है, ये तो आप लोगों ने देख लिया, याद भी कर लिया। अब बात करते हैं, पूछा है कि किसकी रचना का अनुवाद गडेरिये और दार्शनिक नाम से हुआ है, तो ग्रे। बाकी सब गोल्ड स्मिथ है ये तीनों। ऋतु संहार सबको पता है कालिदास का है, ये ग्रे याद रखिएगा, गडेरिये और दार्शनिक। शेफर्ड एंड फिलोसफर किसका है, ग्रे का है। ठीक है, अब भाषा
एकांतवासी योगी खड़ी बोली में और श्रांत पथिक खड़ी बोली में। योगी और पथिक मान लीजिए ऐसे, ये योगी और पथिक क्या होते हैं, खड़े रहते हैं तो खड़ी बोली में, ठीक है। योगी और पथिक खड़े रहते हैं खड़ी बोली में, और बाकी ये जो है ब्रजभाषा में है। इस तरह से आप लोग अपना टेक्निक लगा के इसको याद कर सकते हैं। अब श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ निम्नांकित हैं। वो तो अनुदित कृतियाँ थी और ये मौलिक कृतियाँ हैं। वनाष्टक देहरादून 1915, भारत गीत 1928, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत, ये सारी रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं श्रीधर पाठक की। वनाष्टक देहरादून 1915, भारत गीत 1928, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत 1900 की रचना है। यह है श्रीधर पाठक की। गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य निम्न है, ठीक है। यह खड़ी बोली में है, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि श्रीधर पाठक की कौन सी रचना खड़ी बोली में नहीं है, तो ये सब रचनाएं आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 8 रचना है, ठीक है। कौन सी रचना खड़ी बोली में नहीं है और इसमें एक ब्रजभाषा की रचना दे देगा, तो ब्रजभाषा की 2 रचनाएं हैं, कश्मीर सुषमा और मनोविनोद। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है खड़ी बोली में एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक, ये दोनों रचनाएं खड़ी बोली में थी, ठीक है। और बाकी ये सब जो रचनाएं हैं, लेकिन याद रखिएगा एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक ये दोनों अनुदित रचना है, जबकि यहाँ जो खड़ी बोली में रचनाएं दी गई ये मौलिक रचना है, ठीक है। और श्रीधर पाठक की मौलिक रचनाएं ब्रजभाषा में जो है वह है कश्मीर सुषमा और मनोविनोद। कश्मीर सुषमा 1904, मनोविनोद 1882। सबसे पहले मनोविनोद लिखा इन्होंने, उसके बाद से कश्मीर सुषमा लिखा। अब श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में। यह भी पूछा जाता है कि श्रांत पथिक की रचना किस छंद में की है, तो रोला छंद में की है, ठीक है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत। प्रथम कविता कौन सी है खड़ी बोली में? गुणवंत हेमंत। तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है, जो कि यह अनुदित रचना है, ठीक है। एकांतवासी योगी ये क्या है? अनुदित है। गुणवंत हेमंत प्रथम कविता है खड़ी बोली में। गुणवंत हेमंत प्रथम कविता है खड़ी बोली में और यह 1900 की रचना है, ठीक है, सन 1900 की। अब देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कैसे होता है द्विवेदी का आरंभ? महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनका समय काल है, जिनकी समय सीमा है 1864 से लेकर 1938। 1864 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है और 1938 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म होता है रायबरेली के दौलतपुर गांव में। रायबरेली के दौलतपुर गांव में इनका जन्म होता है। और क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं यहाँ पर कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। ऐसा किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की जो भाषा थी उसको इन्होंने प्राथमिकता दी है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास को देख लिया है। अब तक हम लोगों ने 180 पेज पढ़ लिए हैं और इससे आगे वाली क्लास में हम लोग 181 से पढ़ेंगे। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, यानी एक नए पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।